मुर्गी या कुकड़ी। अच्छा, हमजा और इसने आज इन्होंने अदालत में कहा है कि हमारा FIA का केस खत्म किया जाए। चिश्तिया, आप जानते हो केस क्या है? 16 अरब रुपया, 16 अरब रुपया इन्होंने अपने नौकरों के नाम पे लिया। इन दोनों का अंडर ट्रायल से सजा होने वाली थी, दोनों को सजा होने वाली थी। 4 नौकर मुलाजिम जिनके नाम पे इन्होंने 16 अरब रुपया वसूल किया, जिसमें एक मकसूद चपरासी 4.25 अरब 375 करोड़ रुपया उसके अकाउंट में था। और हुआ क्या, इनको सजा होने वाली थी। इसने शिरकत की बैरूनी साजिश में। उस साजिश के तहत ये हमारे ऊपर अंदरूनी और बैरूनी गद्दारों ने इसको हमारे ऊपर मुसल्लत किया। और उसके बाद क्या हुआ? जो 4 गवाह थे जिनके नाम पे इन्होंने अरबों रुपया लिया था, 2 महीने के अंदर वो 4 गवाह मर गए। 4 गवाह मर गए, चारों को हार्ट अटैक हो गए। और जो एक FIA का इन्वेस्टिगेटर था डॉक्टर रिजवान, उसको भी हार्ट अटैक हो गया। 5 लोग मरे जो इस केस को इन्वेस्टिगेट किया, जो इसमें मुलव्विस थे। और वो आदमी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, चोर दरवाजे से आया। उसका बड़ा भाई भगोड़ा नवाज शरीफ, वो लंदन में बैठा है। लंदन में बैठ के पाकिस्तान को ऑर्डर कर रहा है कि क्या करो, किसको पकड़ो। वहां से बैठ के कह रहा है कि किसको जेल में डालो। वहां से बैठ के फैसले की तैयारी कर रहा है कि पाकिस्तान का अगला आर्मी का चीफ कौन बनेगा। वो आदमी जो मफरूर है, सजा याफ्ता है, जिसके अरबों रुपया बाहर पड़ा है, जो उस साजिश में, बैरूनी साजिश में, अमरीकी की साजिश में मिलकर इन्होंने हमारे मुल्क के ऊपर हमारी हुकूमत कराई और करोड़ों रुपया चोरी का खर्च करके हमारे लोगों को खरीदा। 2 लोटे तो यहां बहावलनगर से भी अब बिके। और बहावलनगर, जरा ये जो आज आपका वजीर आजम है, मैं बार बार चाहता हूं कि मेरी सारी कौम सुने कि वजीर आजम आपका किस तरह का है। जरा नीचो थोड़ा नीचे जरा ये दिखाओ कौम को कि वजीर आजम दौरे करके क्या कह रहे हैं। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं UAE के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ। और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ही मांगने आया। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। और जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा। मैंने कहा मैं वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना गिराएंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे। आपको मिलेगा, जरा सड़क पे जाएं तो जो मांगने वाला मिलेगा वो ये कहेगा कि मैं मांगना तो नहीं चाहता लेकिन मजबूरी है, बड़ी मजबूरी है। और फिर अगर वो अक्लमंद होगा कहेगा फिक्र ना करें, थोड़ी देर के बाद मैं पैसा कमा के वापस दे दूंगा जब मजबूरी खत्म होगी। ये आपका वजीर आजम कह रहा है जो कि इंपोर्ट करके आपके ऊपर मुसल्लत किया गया।
تو چشتیاں دوسری چیز، اب سنیں ذرا، ایک میرے نبی نے کہا کہ جو قوم انصاف نہیں کرتی، طاقتور کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آتی، وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ ایک یہ کہ یہ طاقتور ڈاکو جس میں زرداری، نواز شریف، چیری بلاسم، اور تیسرا کون ہے؟ یعنی وہ، اچھا میں نام نہیں لیتا، لیکن وہ جو ڈیزل کے پرمٹ پہ اپنے آپ کو بیچتا ہے، سمجھ گیا؟ ماشاءاللہ بڑا شعور ہے میرے چشتیاں کے لوگوں میں، نوجوانوں میں۔ اچھا اب دوسری چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دوسری چیز، میرے نبی نے جب مدینہ کی ریاست سنبھالی تو انہوں نے ایک اللہ کا فرمان بتایا، امر بالمعروف، امر بالمعروف ونہی عن المنکر، یعنی کہ تم ہم سب کو، انسانوں کو کہا ہے، اللہ کا حکم ہے قرآن میں کہ ہم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوں، فرض ہے ہمارے اوپر کہ ہم اچھائی کا ساتھ دیں اور برائی کے خلاف کھڑے ہوں۔ تو جو آپ ووٹ ڈالنے جائے گا چشتیہ میں تو جانتا نہیں کہ مظفر کے خلاف کون لڑ رہا ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں میں نے سنا اس کے پاس بہت پیسہ ہے، اب میں نہیں جانتا اس کو، لیکن میں اس طرح جانتا ہوں کہ چشتیاں اگر کسی نے بھی آپ نے اس کو ووٹ دی، اس کا مطلب آپ بھگوڑے نواز شریف کو ووٹ دے رہے ہیں، مجرم کو ووٹ دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب آپ برائی کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کا مطلب کہ اللہ کے فرمان کے خلاف آپ جا رہے ہیں، کیونکہ جو سزا یافتہ وہاں سے لندن سے بیٹھ کے حکم کر رہا ہے، جس کی یہ پارٹی ہے، جس کو یہ لیڈر مانتے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ کیا وہ قوم جو مجرموں کو ووٹ دیتی ہے اس کا کیا مستقبل ہوگا؟ کوئی مستقبل نہیں ہوگا۔ تو آج میں تو نہیں جانتا یہ آدمی کون ہے، لیکن میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ یہ آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ یہ مظفر کو جتائیں، اور یہ پارٹی جو 30 سال سے جو کہتی تھی زرداری کرپٹ ہے، انہوں نے زرداری کو جیل میں ڈالا، زرداری کہتا تھا نواز شریف چور ہے، 20 سال انہوں نے ایک دوسرے کو چور کہا، اور آج دونوں چور اور اوپر سے فضل الرحمان ان کے ساتھ اکٹھا ہو گیا، ایک خوف سے کہ یہ ڈرے ہوئے ہیں، یہ سب ڈرے ہوئے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو ہٹاؤ، اس کو ڈسکوالیفائی کرواؤ، اس کے اوپر کیسز ڈالو، اس کے اوپر ایف آئی آر کاٹو، اس کے اوپر توہین مذہب لگاؤ۔ میرے اوپر توہین مذہب کا انہوں نے ایف آئی آر کاٹی ہے، سونے ذرا، میں یہاں 27ویں رات کو مولانا طارق جبیل سے بلایا اور ہم نے دعا کی، شب دعا، کہ اللہ ہمارے ملک پر کرم کر، ان چوروں سے، ان ڈاکوں سے حقیقی آزادی دلوا۔ ہم ادھر وہ دعا ہو رہا ہے، ہمیں کیا پتا کہ یہ اپنا ٹور لے کے مدینہ چلا گیا شہباز شریف، ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا، ہمیں تو بعد میں پتا چلا کہ مدینہ میں بھی ان کو چور چور کے نعرے لگ گئے۔ چور کے نعرے مدینہ میں لگتے ہیں اور توہین مذہب کی ایف آئی آر میرے پہ کٹ جاتی ہے۔ تو یہ کیسز بنا رہے ہیں، الیکشن کمیشن ان کا پالتو، وہ کبھی کوشش کر رہا ہے ڈسکوالیفائی کرنے کی، کبھی ایک کیس کبھی دوسرا، اور ان کی صرف ڈرے ہوئے ہیں
کہ آج ساری پاکستان کی عوام، آج عوام پاکستان کی باشعور عوام آج ساری میرے ساتھ کھڑی ہے ان چوروں کے خلاف۔ پھر سے تو اڑ جا، پھر سے تو ڈٹ جا، پھر سے وہ بلّا گھوما، قدم بڑھا، پھر سے وہ لمحہ دوہرا، جب جیت کے آیا تھا، پھر سے وطن کو جتا، قدم بڑھا، کبھی سنے بس ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ مجھے یاد کرایا گیا کہ بہاولپور میں ایک بہت بڑا مونچھوں والا لوٹا ہے۔ انشاءاللہ اس بڑے مونچھوں والے لوٹے کو میں خود کیمپین کر کے انشاءاللہ ہراؤں گا اس کو۔ اچھا سنیں ذرا چشتیاں سنیں ذرا، ماشاءاللہ بڑا باشعور کراؤڈ ہے۔ اب میری ذرا دوسری بات پہلے ذرا سنیں کہ ہمارے ملک سے ہو کیا رہا۔ اچھا پہلے انہوں نے کوشش کی دھاندلی کر کے الیکشن ہرانے کی، وہ فیل ہو گئی۔ 25 مئی کو انہوں نے ہمارے پر ظلم کیا، ڈرانے کی کوشش کی، وہ فیل ہو گئی۔ پھر انہوں نے اور کیسز کیے۔ اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح اداروں کے خلاف، تحریک انصاف کو اداروں کے خلاف کیا جائے، اداروں کو تحریک انصاف کے خلاف کیا جائے۔ کبھی وہ عدلیہ کو کہتے ہیں کہ جی دیکھیں عمران خان نے آپ کے متعلق کیا کہہ دیا۔ بے شرمو، شرم کرو، تم نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا ہوا ہے۔ بلکہ اگر وہ ہے ڈھونڈ لو، اگر تمہارے پاس وہ کلپ ہے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کرتے ہوئے۔ کبھی دنیا کی جمہوریت کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ ایک گورنمنٹ کی پارٹی سپریم کورٹ پہ حملہ کرتی ہے، چیف جسٹس کو بھگا دیتی ہے، ججز کے اوپر بریف کیس چلاتی ہے، ان کو خریدتی ہے، اور ایک ایماندار، ایک غیرت مند چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو فارغ کر دیتی ہے۔ یہ کبھی نہیں ہوا۔ تو نون لیگ، شرم آنی چاہیے تمہیں، اس آدمی کو جو کہ پہلے دن سے کہتا ہے کہ آزاد عدلیہ ہونی چاہیے، اپنی عدلیہ کی رسپیکٹ ہونی چاہیے، ہمیں عدلیہ کو مضبوط کرنا چاہیے، جس کی سٹرگل جو جیل میں گیا ہے آزاد عدلیہ کے لیے، تو ان کی پوری کوشش ہے کہ مجھے ان سے لڑایا جائے۔ اور دوسرا یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح پاکستانی فوج اور مجھے لڑایا جائے۔ دیکھو نون لیگ والوں، تم جتنی بھی کوشش کر لو، پاکستانی فوج میں پھر سے کہہ رہا ہوں میری ہے، میرا ملک بھی میرا ہے، فوج بھی میری ہے۔ وہ بولا اچھا اب یہ ذرا سنیں، انہوں نے پاکستانی فوج کے متعلق کیا کہا۔ میں صرف سب کا نہیں دکھاؤں گا، ایک کا ذرا یہ ویڈیو آپ دیکھیں اور پھر میں نے کیا کہا۔ آپ کو آج ویسے میں کافی فلمیں دکھاؤں گا تو ہمارے جو مجلس کے پاس ہے۔ اور اگر بگڑو گیا تو پھر اگر ہم بھی کیا بات کرتے ہیں، مجھے یاد یہ سنیں، ہے چیف آف آرمی اسٹاف تشریف لائے، پیر کانپ رہے تھے، پسینے ماتھے پہ تھے۔ دفاع کے لیے یہ پوری
ایک منٹ اس کو بھی ذرا سنا دیں. یہ آج کل امپیونٹی کے ساتھ اپنا سینہ چوڑا کر کے ڈیفنس بجٹ کو کلیم کر رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں قوم سے. قوم کی ہڈیوں سے گوشت تک جو ہے انہوں نے نچوڑ لیا ہے اور اتار لیا ہے. تو ہماری کردار کشی کرنا چھوڑ دو. اگر ہم نے آج کی شروع کی تو پتہ نہیں پاکستان بننے سے آج تک کتنے جنرلوں کی شروع ہو جائے گی. بیٹی بھائی وہ اب یہ سنیں ذرا سنیں. یہ کہہ رہا ہے اپنے آرمی چیف, اس کے متعلق کہہ رہا ہے کہ اس کی ٹانگ پہ ٹانگ رہی تھی, پسینہ آیا ہوا تھا. میں تب پاکستان کا پرائم منسٹر تھا جب پلوامہ ہوا, اور مجھے پتا ہے کہ ساری ایئر چیف, آرمی چیف, نیوی چیف, جوائنٹ چیف, ہم سب اکٹھے تھے, اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کسی کی کمپنی ٹانگ رہی تھی. اب انہوں نے جو کہا ہے, اب یہ سنیں کہ ہندوستان کیا کہتا ہے. اس میں کھڑے ہو کر کہا کہ مجھے یہ بتلایا گیا ہے کہ ہمارے آرمی چیف پاکستان کے آئے تھے اور انہوں نے یہ بتلایا یدی ابھینندن کو رات کو 9 بجے کے پہلے دن رہا نہیں کر دیا گیا تو بھارت پاکستان کے اوپر آکرمن کر دے گا. اور انہوں نے کہا کہ ہمارے آرمی چیف کے مستک کے اوپر پسینہ ہو رہا تھا, بہت گھبرائے ہوئے تھے. یا میں نہیں کہہ رہا ہوں, بھارت کی نیشنل اسمبلی میں سوئم ان کے فارن منسٹر نے کہا, اور آج بھی اس کی ریکارڈنگ موجود ہے, اس کو نکال کر آپ دیکھ سکتے ہیں. تو بہنوں بھائیوں, اسی لیے میں نے کہا بھارت کوئی کمزور بھارت نہیں ہے, بھارت اب یہ طاقتور بھارت بن چکا ہے. سن لیا آپ نے کہ بھارت پہلے ایاز صادق وہ کہتا ہے, پھر بھارت کا وزیر یہ کہتا ہے کہ دیکھیں کہ پاکستان کتنا ہمارے سے ڈرتا ہے. تو میں آپ کو اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جب اپوزیشن میں جاتے ہیں فوج کو برا بھلا کہتے ہیں, عدلیہ کو برا بھلا کہتے ہیں, اور آج گورنمنٹ میں آئے ہیں تو کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان اور عدلیہ کی اور فوج کی آپس میں لڑائی ہو. اب یہ سنیں کہ عمران خان کیا کہتا تھا فوج کے متعلق. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, میں اپنی ساری قوم کے سامنے کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں, ایک تو جو فوج کا ادارہ ہے کبھی اس کے خلاف بات نہ کریں, کیونکہ فوج ایک ایسی چیز ہے جو اگر ہماری فوج نہ ہوتی تو یہ ملک میں نہیں رہنا تھا. عمران خان سے زیادہ اس ملک کو ضرورت پاکستانی فوج کی ہے, اور ہمیں ہمیشہ اس ادارے کو اس کی مضبوطی کے لیے ہمیں بات کرنی چاہیے. اور ہمارے جو دشمن ہیں وہ مسلسل اس کو اٹیک کرتے ہیں, بلکہ یہ دونوں جو پرائم منسٹر, ایکس پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ, وہ زرداری اور نواز شریف, ان دونوں نے اپنی فوج کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی ہے. یہ جب گورنمنٹ میں بھی تھے انہوں نے انڈرمائن کیا اسے. تو سن لیا, اور کبھی میری ہمیشہ کوشش ہوئی ہے کبھی اپنی عدلیہ اور اپنی فوج, کبھی بھی میں نے ان کی تنقید کی تو میری کوشش ہوتی ہے کہ تعمیری تنقید کی, جس طرح باپ اپنے بیٹے کے لیے کرتا ہے, اس کو تنقید کرتا ہے تاکہ وہ بہتر انسان بنے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اگر ادارہ بہتر ہو, ہم کبھی اپنے ملک کے اداروں کو کمزور کرنے کبھی بھی ہم نے کوشش نہیں کی, نہ کریں گے, نہ کرنے دیں گے. یہ جو گورنمنٹ ہے, چشتیاں سنو ذرا, انہوں نے اس خوف سے کہ قوم آج ساری قوم آج ہمارے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے, الیکشن میں یہ ہارے, دھاندلی کے باوجود تشدد انہوں نے کیا, پھر قوم کھڑی ہو گئی. جلسے کبھی پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسے ہوا ہی نہیں.
चिश्तिया का ये जो जलसा हुआ है, हो रहा है, ये चिश्तिया की तारीख में कभी ऐसा जलसा नहीं हुआ। तो इससे डर के अब पूरी पाबंदियां लगाई जा रही हैं। कल पेशावर का जलसा था, इन्होंने सारे टीवी पे बंद कर दिया, इन्होंने यूट्यूब भी बंद कर दी, दुनिया में मजाक उड़वाया। सिर्फ खौफ इनको कि किसी तरह ये चोर पाकिस्तान पे मुसल्लत रहे, और ये जिन्होंने लेके आए वो लोग जिनकी ये खिदमत कर रहे हैं, जो इनके बैरूनी आका हैं, जो इनको लेके आए, ये इनकी सबकी कोशिश है कि इनके ऊपर हमारे ऊपर मुसल्लत रखो। मुझे चिश्तिया में आज आपके सामने एक नई इंकशाफ कर रहा हूं। सुने, मुझे मालूम हुआ कि अब एक नया प्लान बन रहा है। मुझे कह रहे हैं कि देखें इमरान खान, सैलाब के लिए काम करो, सियासत ना करो। मैं इनको ये कहता हूं कि सैलाब के लिए इंशाअल्लाह जो काम मैं करूंगा, मैं सबसे ज्यादा पाकिस्तान में काम करूंगा, और मेरी जमात भी करेगी, गवर्नमेंट से भी करवाऊंगा इंशाअल्लाह। लेकिन मैं अपनी हकीकी आजादी की तहरीक भी चलाऊंगा साथ, पूरी तरह। तुम चोरों का मुकाबला भी करूंगा। तो अब हमें पता चला कि एक नई साजिश हो रही है, हमारी पंजाब की हुकूमत को गिराने की कोशिश हो रही है। और कोशिश कैसे हो रही है? लोटे बनाने की कोशिश हो रही है। चोरों का पैसा चल रहा है, हमारे लोगों को एमपीज के पास जाके उनको करोड़ों रुपए की पैसे की ऑफर भी दे रहे हैं, और साथ फिर मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई वो भी तैयार हैं, वो जाके धमकियां दे रहे हैं कि अगर तुमने ना गए दूसरी तरफ तो हम ये कर देंगे। मैं आज इन सबसे सवाल पूछता हूं, मैं ये पूछता हूं कि क्या तुम्हें पाकिस्तान की फिक्र है? क्या तुम्हें फिक्र है अपने मुल्क की, कि जो अवाम के अंदर सबसे बड़ी सियासी जमात है उसको कमजोर करने की कोशिश कर रहे हो? एक पाकिस्तान की आज फेडरल पार्टी है जो चारों सूबों में, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में गवर्नमेंट है हमारी, जो एक जमात सारे पाकिस्तान को इकट्ठा रख सकती है, उस जमात को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे लोगों को डरा और धमका रहे हैं। मीडिया में जो हमारे लिए लिखता है, जो हमारा मौकफ सामने रखता है, ARY को बंद कर दिया, बोल को बंद कर दिया। अच्छे अच्छे सहाफी, नामवर सहाफी जो अपने जमीर का सौदा नहीं करते, 2 मुल्क से बाहर चले गए क्योंकि उनको इतना इन्होंने डराया और उनको पर खौफ तारी किया। उसके अलावा बाकी सहाफियों को, चैनल्स को बाकायदा इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि तुमने तहरीक इंसाफ को कवर नहीं करना। इस्लामाबाद का हाई कोर्ट कहता है कि दिखाओ गलत बैन किया तुमने इमरान खान को, उसके बावजूद ये टीवी नहीं देखने देते, इसलिए कि कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जमात को कमजोर करो। मैं आज सबको आज यहां से पैगाम देता हूं, जो मर्जी कर लो, मेरा चैलेंज है तुम्हें, जो मर्जी कर लो, तुम शिकस्त खाओगे, तुम हारोगे। ये जो कोशिश हो रही है पंजाब गवर्नमेंट गिराने की, अब मैं आपको उनके मुंह से बता रहा हूं कि नून लीग के लीडर इसके मतलब क्या कहते हैं कि अदम एतमाद कैसे कामयाब होती है। तो ये जरा गौर से चिश्तिया, ये इनके लीडर्स के मुंह से सुने ये क्या कह रहे हैं।
चेंज तो जिनकी वजह से होता है, जिनकी मदद से होता है, हम उनकी मदद नहीं लेना चाहते और हम चाहते हैं कि अगली हुकूमत का फैसला पाकिस्तान की आवाम करे। के अदम एतमाद सौदे के बगैर मुमकिन नहीं होती। यहाँ पर अदम एतमाद का जो निज़ाम है एस्टेब्लिश बगैर मुमकिन नहीं है। कोई डील करके इक़्तिदार नहीं चाहते। पाकिस्तान में तहरीक अदम एतमाद उस सूरत में अमूमन कामयाब होती है जब इस्टेब्लिशमेंट आपकी पुष्ट पे हो। एस्टेब्लिशमेंट करती है, वो डील का नतीजा होता है। जब भी अदम एतमाद से होते हैं तो यकीनन डील करती है। इस्टेब्लिशमेंट के बगैर अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट भी एक तीसरी कुव्वत के तौर पे या चौथी कुव्वत के तौर पे पार्लियामेंट में यानी बकलम खुद जो है मौजूद है। तो मैं चिश्तिया, सुना आपने ये सारे इनके लीडर कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के बगैर अदम एतमाद नहीं हो सकती। अब इसका दूसरा मतलब क्या कि अगर पंजाब में अब अदम एतमाद कामयाब हुई तो इनके बकौल, इनकी ज़बानी ये एस्टेब्लिशमेंट करवाएगी। इसलिए मैं सबको आज पैगाम देना चाहता हूं कि देखें, इस मुल्क का सोचें, अपनी कौम का सोचें। ये जो सारे तमाशे हो रहे हैं पाकिस्तान में, हमारे हालात आज ऐसे हैं कि हमारे मुल्क उस मुआशी बुरान से गुजर रहा है जो पहले पाकिस्तान की तारीख में नहीं था। जब से ये चोर ऊपर मुसल्लत किए गए हैं, ये सारे चोर आके कहते थे कि इमरान खान को इसलिए हटाना चाहिए कि महंगाई है। 4 महीने में, चिश्तियां 4 महीने में जो महंगाई हुई पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई। हमारा जिस तरह रुपया गिरा, हमारा जो रुपया गिर रहा है, ये पाकिस्तान की तारीख में इतने कम वक्त पे इतनी तेजी से नहीं गिरा। जो हमारे किसानों का हाल है, 4 महीने के अंदर किसानों का आज वो हाल है कि हमें खौफ आ रहा है कि सैलाब की वजह से भी, और जो इन्होंने बिजली के बिल महंगे किए हैं, जो डीजल महंगा किया है किसानों के लिए, जो हालात हैं आज, हमें यह डर है कि पाकिस्तान, हमारे लोगों के पास से ये अनाज ही नहीं होगा सर्दियों के बाद। और उस वक्त जब हमारी माशियत, हमारी इंडस्ट्री बंद हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, जब IMF के प्रोग्राम के बावजूद रुपया गिर रहा है, तो इन हालात के अंदर क्या यहां मुल्क में ये सियासी खेलें चल रही हैं कि पंजाब की हुकूमत कराओ, पहले कराई फिर से कराने की कोशिश करो? ये सिर्फ और सिर्फ जो हो रहा है, ये मेरी कौम की तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। IMF क्या कहता है? IMF जो इंटरनेशनल अदारा है, वो कहता है कि पाकिस्तान श्रीलंका की तरफ जा रहा है। जिस तरह श्रीलंका के अंदर लोग सड़कों के ऊपर आ गए खुद ही, जो बिजली के बिल आ जाए। आज यहां सामने मेरी बहनें हैं, मुझे बताएं आपको बिजली के बिल मिले? बिजली के बिल मिले? अल्लाह 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 अल्लाह। हमारे दौर में 18 रुपए यूनिट था। आज सुनने जरा, 4 महीने पहले 18 रुपए यूनिट था। आज बिजली का यूनिट तो पहुंचे 36 रुपए का, दुगना, लेकिन टैक्स लगा के ऊपर 50 से 55 रुपए यूनिट चला गया। और अभी IMF कहती है कि और बिजली बढ़ेगी, गैस दुगनी से भी ज्यादा हो जाएगी। तो सवाल यह है कि जिस मुल्क को पहले तो साजिश करके चोरों को मुसल्लत किया, फिर माशी हालात तबाही की तरफ जा रहे हैं, और आज भी खेलें कोशिश हो रही है कि किसी तरह पंजाब की हुकूमत गिराई जाए ताकि वो जो लंदन भगौड़ा गया हुआ है वो वापस आ सके। नवाज शरीफ, सुन लो, मैं भी तुम्हारी इंतजार कर रहा हूं कि वापस आओ और जल्दी वापस आओ। ये मेरा आपसे वादा है कि ये सारी कौम तुम्हारा इस्तकबाल करेगी, और वो ऐसा इस्तकबाल होगा कि इस मुल्क की तारीख में कभी ऐसा किसी का इस्तकबाल नहीं हुआ। अब मैं आपको बताऊं कि नवाज शरीफ
क्यों ये मफरूर है? ये क्या हुआ? ये कहानी किधर से शुरू हुई? ये कहानी आज से 10 साल पहले शुरू होती है। मैं अब आपको एक और फिल्म दिखाने लगा हूं, एक और फिल्म दिखाने लगा हूं, तैयारी कर लो। मरियम, आपकी इनकम इतनी, मैं इस फिल्म के अंदर, ये मरियम की फिल्म नहीं है लेकिन मरियम है इस फिल्म में। ना आपकी इनकम इतनी है कि आप कोई प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं, क्योंकि आपने मे फेयर के अंदर जो आपकी 4 अपार्टमेंट्स हैं उनकी 1 अरब से ज्यादा, 1 अरब रुपए से ज्यादा उनकी कीमत है। अब 4.5 अरब तक पहुंच गई है उनकी कीमत। आपने अपनी जो टैक्स में टोटल आमदनी बताई है 94 में 1.5 लाख रुपए। मुझे ये बताएं कि आपने अरबों रुपए की मे फेयर में प्रॉपर्टी खरीदी कैसे? अब ये ऑपोजिशन लीडर बन के मैं इनसे पूछ रहा हूं, मुझे ये बताएं कि लंदन के सबसे महंगे इलाके में, लंदन यूरोप का सबसे महंगा शहर है, उसके सबसे महंगे इलाके में इन्होंने 4 बड़े बड़े महल्लात अरबों रुपए के खरीदे। तो मैं आज से 10 साल पहले मैं पूछ रहा हूं कि किधर से पैसा आया, क्योंकि आपने टैक्स तो दिया ही नहीं। टैक्स में जो आप बता रहे हैं आपके पास पैसा है ही नहीं। तो आगे जरा ये सुने क्या होता है। बात ये है कि जिन अरबों रुपए की मे फेयर की प्रॉपर्टीज की ये बात कर रहे हैं, ये तो पहले पता नहीं है। बताएं कौन सी प्रॉपर्टीज है, लाएं, दिखाएं, उसका कोई प्रूफ लाएं। सुन लिया बात ये है शहबाज शरीफ का बेटा जो मफरूर हुआ है, ये कह रहा है कि कौन सी प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हो, ये जरा गौर से सुन ले। मैंने कहा तुम्हारे पास प्रॉपर्टीज हैं, कहते हमारे पास कोई प्रॉपर्टीज नहीं है। अब जरा ये मरियम बीबी को सुन लें। इस तरह मुझे लगा कि आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ है और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं। मेरे नाम पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो इंग्लैंड की बात है। ये अब ये सुन लो, चिश्तिया सुन लो। 1965 के अंदर जब जंग हुई थी, 1965 की जंग में, तो हिंदुस्तान से एक रेडियो चलता था, उसको कहते थे रेडियो आकाशवाणी। आप तो पैदा भी नहीं हुए होंगे, लेकिन रेडियो आकाशवाणी का काम होता था कि झूठ पे झूठ बोले जाओ। ये है हमारी रेडियो आकाशवाणी। अच्छा आप जरा सुने, कह रही है कि जनाब वो कौन सी प्रॉपर्टीज, मेरे पास तो बेचारी के पास कुछ है ही नहीं, पाकिस्तान वहां छोड़े, मेरे तो बुरे हालात हैं, मुझे तो वो एहसास प्रोग्राम में डाल दो। अब ये सुने जरा। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हसन नवाज और हुसैन नवाज के बैरून मुल्क खुफिया असासों का इंकशाफ। पनामा लीक्स ने बैरून मुल्क खुफिया दौलत का भांडा फोड़ दिया। सुन लिया चिश्तिया, सुन लिया। इन्होंने कहा कुछ भी नहीं है। इनको नहीं पता था कि इंटरनेशनल इंकशाफ हो जाएगा पनामा का। बड़े बड़े दुनिया के वजीरों ने, प्राइम मिनिस्टर्स ने मुल्क से पैसा चोरी करके छुपाया हुआ था, वो सारा भांडा फूट गया, इंकशाफ हो गया। तो जब ये इंकशाफ हो गया तो मरियम के भाई क्या कहते हैं, ये जरा सुने। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाक लेन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि उनको ऑफशोर कंपनीज नेस्कॉल लिमिटेड और नीलसन लिमिटेड जो है उनको ओन करती हैं। और मैं आपको ये भी अर्ज करता हूँ उनको होल्ड कर रही है इस वक्त मरियम नवाज शरीफ, मेरी हमशीरा जो है। चिश्तिया क्या समझे, क्या समझे, क्या समझे? मैं आपको बताता हूं क्या। अब नवाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर था, उसने यहां से पैसा चोरी करके बाहर लेके गया। 4 महंगे महंगे लंदन के महंगे इलाके में बड़े महल खरीदे और उसने मरियम के नाम पे खरीद लिए। अब वो बेचारी मरियम फंस गई। अब वो झूठ बोल रही है कि जी मेरी तो है ही नहीं,
भाई साहब ने वो कह दिया कि नहीं जी उन्हीं की है। अब चिश्तिया, मैं आपको जो बात कहने आया था बड़ा जरूरी है आपके लिए। अमर बिल मारूफ, सारी कौम को अल्लाह का हुक्म है कि अच्छाई के साथ खड़े हो। अब सबको पता है कि ये वो लोग हैं 30 साल से इस मुल्क का पैसा बाहर लेके जा रहे हैं। ये जरदारी कौम के ऊपर लाजिम है कि सब कौम मिलके इनके खिलाफ खड़ी हो, क्योंकि ये सियासतदान नहीं है, ये इस मुल्क के डाकू हैं। और चिश्तिया, ये अब इलेक्शन जब आ रहा है आपका इतवार को, मैं ये सबको आज ड्यूटी लगा के जा रहा हूं कि आपने घर घर जाके, और मेरी बहनों आपने भी घर घर जाना है, मुजफ्फर को जिताना है। लोगों को आपने बताना है कि इस वक्त पाकिस्तान एक फैसला कुन वक्त पे खड़ा है। हमारे सामने दो रास्ते हैं। जिस तरह आप जब नमाज पढ़ते हैं आप अल्लाह से कहते हैं अल्लाह उनके रास्ते पे लगा जिनको नेमतें बख्शी, उनके नहीं जो तबाही के रास्ते पे चले गए। हम सब के सामने दो रास्ते हमेशा देता है अल्लाह। हमारे ऊपर होता है कि हम वो रास्ता लें जो हमारी अजमत का रास्ता है, वो रास्ता ना ले जो तबाही का रास्ता है। आज तक क्योंकि हमने इस तरह के चोरों को वोट दी, हमने इस तरह के चोरों को छोटे छोटे फायदे, जाती फायदे करवा के इनको वोट दी, उसकी वजह से बड़ी भारी कीमत अदा करनी पड़ रही है इस कौम को। वक्त है कि हम अपना रास्ता, वो रास्ता लें जो नमाज में हम मांगते हैं कि अल्लाह उनके रास्ते पे लगा जिनको नेमतें बख्शी। और वो रास्ता था मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो हमारी अजमत का रास्ता है, वो मुश्किल रास्ता है, लेकिन वो इस मुल्क को उधर लेके जाएगा जो शुरू में जब मैंने आपसे कहा कि जब इतना अजीम अल्लाह से आपने वादा किया कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह तेरे सिवा कोई खुदा नहीं, आपने दावा किया कि जो अल्लाह के अहकामात है उन पे चलेंगे आप। और इसलिए आज मैं सबको, आज चिश्तिया मैं तो आपकी ड्यूटी लगा के जा रहा हूं कि ये इलेक्शन मुजफ्फर का नहीं है, ये पाकिस्तान में एक इनकलाब का इलेक्शन है। आपने इनको शिकस्त देनी है और इसको इंशाअल्लाह वो मुल्क बनाना है जो अल्लामा इकबाल की ख्वाब थी और मेरे लीडर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की जद्दोजहद थी। पता था कैंसर से वो जा रहे हैं, पता था ज्यादा देर जिंदा नहीं रहना, लेकिन हमारे लिए कायदे आजम ने बीमारी के अंदर जद्दोजहद की और हमें एक मुल्क दिया जिससे अभी तक हमने इंसाफ नहीं किया। वक्त आ गया कि अपना रास्ता सीधा करना, वक्त आ गया मेरे पाकिस्तानियों, वक्त आ गया है कि उस रास्ते पे चले जो हमें इस कौम को एक अजीम कौम बनाएगा। इज्जत होगी जब हम उस रास्ते पे चलेंगे, हमें फख्र होगा। दुनिया में जिधर भी जाएंगे लोग पाकिस्तानियों को इज्जत की तरफ निगाह से देखेंगे। हम वो पाकिस्तान चाहते हैं और उसका सफर शुरू हो चुका है। और इंशाअल्लाह इतवार को आपने इलेक्शन जितवा के हमें उस रास्ते की तरफ वोट भेज देना है। चिश्तिया जिंदाबाद। पाकिस्तान का मतलब क्या?